हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2020 का सेट सी सॉल्व करने जा रहे हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखना। आपके जो है एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है सेक्शन ए है भौतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है ये, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो आंसर है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर दृष्टिपटल है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है विभवांतर का। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक सामान्य मानव दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये ध्यान रखना है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। वहाँ 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 0.25 ऐसे कई ऑप्शन देते हैं, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। 25 सेंटीमीटर हैं। अगर 0.25 मीटर भी दे देंगे तो भी वो आंसर ठीक रहेगा। तो अच्छे से इसको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। 2 क्वेश्चन। 7वां देखिए, एक 220 वोल्ट के विद्युत जनित्र से बल्ब को जोड़ने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 2 चीज़ें दे रखी हैं हमारे। एक तो विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट, ये देखो, और एक दे रखा है आई विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है। निकालनी क्या है? शक्ति। और वी और आई दे रखी है, तो इसलिए हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे P इजिकल टू वी आई। पी हमारा 220 वोल्ट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद 110 वाट शक्ति हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है और 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन, दर्पण सूत्र पूछा है। दर्पण सूत्र की मैंने ट्रिक बता रखी है। प है तो प में बीच में प्लस आना है। लेंस और दर्पण सूत्र में बस यही अंतर है, प्लस और माइनस वाला। तो 1/f बराबर 1/v प्लस यहाँ प्लस प, दर्पण से प से ऐसे याद रखिए 1/u। तो ये इन्होंने पूछा वर्णन करना है। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है उसको दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है, एक लेंस के लिए शक्ति की परिभाषा लिखे। लेंस की शक्ति का मतलब होता है लेंस की क्षमता। तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। लेंस की शक्ति क्या होती है? लेंस की क्षमता है, इसकी परिभाषा देनी है। यदि एक उत्तल लेंस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात करें, और फिर हमें लेंस की क्षमता ज्ञात भी करनी है। तो ये 2 नंबर का सवाल है। एक में परिभाषा हो जाएगी, एक में ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो परिभाषा देखिए, ये लेंस की क्षमता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से लिखते हैं और इसका मात्रक डायप्टर होता है। तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस है, वो प्रकाश अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को कितना तो एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, कितनी मात्रा को फैला देता है, तो वो उस मात्रा को हम उसकी शक्ति बोलते हैं। ज़्यादा किरणों को फैलाएगा, ज़्यादा को इकट्ठा करता है, तो उसका मतलब उसकी शक्ति ज़्यादा है। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए, F दे रखा है हमारा 25 सेंटीमीटर दे रखा है, P निकालना है। तो P का हमारा निकालने का फार्मूला होता है, P लेंस की क्षमता है बराबर 1/f, F फोकस दूरी होती है। अब हमें ये पता है कि जो डायप्टर है जो हमारा वो है, अगर 1 मीटर फोकस दूरी होती है तब हम एक डायप्टर लेंस की क्षमता मानते हैं। तो यहाँ जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। आप इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने से के कारण 100 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। तो ये 4 डायप्टर आ जाएगा। तो जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है उसका जो लेंस की क्षमता होती है वो 4 डायप्टर होता है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी है, हर बार मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बिंदु चुंबकीय प्रेरण हमारे सिलेबस में नहीं है। ये अगला बी वाला जो 3 नंबर का है ये हमारे उसमें सिलेबस में है। एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर वर्णन करना है। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले डायग्राम देख लीजिए। ये जो तार है इसको हमने गोल गोल बना लिया है और 2 सिरे दिखा रखे हैं, 2 सिरे नीचे दिखा रखे हैं।
एक की तरफ माइनस लिखा हुआ है, एक की तरफ प्लस लिखा हुआ है। ये प्लस है यानी विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये विद्युत धारा की दिशा दिखा रहे हैं। और देखो दोनों सिरों पर देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र जो सर्कल बने हुए हैं, छोटे से फिर बड़ा फिर बड़ा, दोनों सिरों पे सर्कल बने हुए हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शा रही हैं और बीच में जो सर्कल है ये बिल्कुल सीधी रेखाएं नजर आ रही हैं। तो ये देख लेते हैं हम। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। दूरी का व्युत्क्रम मतलब क्या है, ज़्यादा दूर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, दूरी ज़्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र कम, दूरी कम तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा। ये देखिए यहाँ सिरों पर जो है दूरी कम है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, लेकिन बीच में दूरी ज़्यादा हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है। तो इसलिए हर एक बिंदु पर अगर हम धारावाही पाश के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले केंद्रीय वृत्तों का साइज दूर जाने पर ये देखो बड़ा होता जा रहा है, जैसे ही मैंने शुरू में डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। और सेंटर में पहुंचते हैं, केंद्र पर पहुंचते हैं तो इनका जो है ये हमें सरल रेखा, सीधी रेखा जैसी नजर आने लग जाती हैं। तो विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से हम इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और तथा पाश के हरे भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। देखो हमें ऐसे लग रहा है, देखो भीतर से एक दिशा से निकल रही हैं, लेकिन ये बीच में जो है दक्षिण से उत्तर दिखा रखी हैं। ये देखो तीर का निशान दिखा रखा है, जब एक दिशा में नज़र आ रही है, लेकिन जब हम इसमें सिरों ऊपर नीचे देखेंगे तो इनकी दिशा बदल जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है विद्युत धारा की दिशा पर भी निर्भर करती है, उसके मान पर भी निर्भर करती है। अगर विद्युत धारा की दिशा का मान बढ़ा देते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी प्रबल हो जाता है, और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाती है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सिलेबस में नहीं है विद्युत मोटर। अब ये 10वां भी वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लो। परमाणु संख्या 17 वाले की संयोजकता देखिए, 9th जैसा 9th में है, ये सब बिल्कुल ईजी है। 17 यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो जाएगा। तो बाहर वाला कोष है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, दावन सोडे का, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी प्रिंटिंग थोड़ी वो हो गई है, प्रिंट में गलती हो रही है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया भी बहुत बार पूछी गई है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना। अवक्षेपण अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें अवक्षेप बनता है। ये एक ही दे रखा है तुम्हारी बुक में। सोडियम सल्फेट की जब बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है तो इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। एक तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये देखिए बैरियम सल्फेट बन गया, और बैरियम जो है सोडियम की जगह आ गया, और सोडियम जो है बैरियम की जगह चला गया, तो ये आदान प्रदान हो गया। तो बैरियम सल्फेट जो होता है अक्षेप होता है, और ये सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया 2 नंबर में आई हुई है, और आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच क्या होता है। देखिए पीएच पूछा है, पीएच स्केल नहीं है, पीएच पूछा है। तो पीएच क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन कितना है, उसकी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कितनी है, वो उसको पीएच बोलेंगे। पी का मतलब होता है शक्ति, और एच है हाइड्रोजन आयन। तो विलयन में हमें बतानी होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, उससे उसको ही पीएच बोलते हैं। और दांतों पर, दंत कक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है पीएच परिवर्तन का। अगर हमारे मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम आ जाता तो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो तब हमारे दांत जो है सड़ना शुरू हो जाते हैं। और दांतों के ऊपर एक कठोर पदार्थ होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसको इनेमल बोलते हैं। ये सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का, और ये पानी में जो है अघुलनशील होता है। और लेकिन जब मुंह का पीएच का मान जो है 5.5 से कम आ जाता है तो ये संक्षारित हो जाता है। यहाँ भाई हमें अघुलनशील लिखना है, अघुलनशील हो जाता है, अघुलनशील।
एगुलेंशिन होता है, लेकिन 5.5 pH से कम हो जाएगा तो ये संक्षारित हो जाता है और हमारे दांत जो है सड़ने लग जाते हैं और फिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। अगला है धातु है, धातु में निम्न भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हमें अंतर करना है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। जैसे चमक के आधार पर देखिए अंतर दिखा दिया हमने धातु और अधातु, स्थिति का भी दिखा दिया, स्थिति का पूछा नहीं गया है आप लेकिन आपको पता होना चाहिए धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो यहाँ अवस्था आना चाहिए वैसे तो, लेकिन पारा धातु जो होती है वो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं जो होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। जो ठोस होती हैं वो हो गई हमारी कार्बन, सल्फर, और जो द्रव होती है वो ब्रोमीन है। एक ही अधातु है जो ब्रोमीन, जो कि उसमें मिलती है द्रव अवस्था में। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। चमक का पूछा गया है इस क्वेश्चन में। चमक है धातुएं जैसे चमकदार होती हैं, सोना है, चांदी है, ये चमकदार होती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती। लेकिन एक धातु अधातु है जो आयोडीन, जो चमकदार होती है। फिर कठोरता भी पूछा गया, धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं भंगुर होती हैं, लेकिन हीरा सबसे कठोर अधातु है। फिर घनत्व के बारे में पूछा गया है, धातुओं का घनत्व अधिक होता है और अधातु का घनत्व धातु से कम होता है। फिर है चालकता के बारे में पूछा गया है, धातुएं जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं जैसे चांदी, तांबा, और जो अधातु हैं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। इसमें हमने जो मरकरी और पारा होते हैं उसका भी यहाँ हम लिख सकते हैं, वो उसमें वो उसकी कुचालक होती हैं। ऊष्मा, मरकरी और पारा विद्युत की कुचालक होती हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं। फिर अगला है आघातवर्ता, धातुएं आघातवर्ता होती हैं, इनको पीट कर चादर बनाई जा सकती हैं और अधातु में ये गुण नहीं होता आघातवर्ता वाला। तन्यता, तय से तार, यानी धातुओं की को खींच खींच कर तार बनाई जा सकती हैं, ये तन्य होती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती, भंगुर होती हैं, टूट जाती हैं। तो आप ये ऐसे इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये ABCD। तो ये हमारा जो धातु है, धातु में जो अंतर था ये हमारा 4 नंबर में आया हुआ था। 4 पॉइंट पूछे गए हैं, चमक और भाई घनत्व, चालकता, आघातवर्ता, तन्यता, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, समावयव की परिभाषा देनी है। पेंटेन के 3 समायों के नाम लिखने और संरचना बनानी है। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। 2 का ये नीचे दे रखा है, तो 4 वाला देख लेते हैं पहले। देखिए समावयव होते क्या हैं? ऐसे यौगिक होते हैं जिनका आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो तो वो संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। पेंटेन के बारे में पूछा गया है। पेंटेन का जो आणविक सूत्र होता है C5H12 है, और ये फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? जनरल फार्मूला अल्केन का जो होता है CnH2n+2 से निकाल सकते हैं। यहाँ N 5 है, इसलिए N की जगह 5 वैल्यू पुट करके ये फार्मूला आ जाएगा C5H12। फिर पेंटेन के 3 समावयव होते हैं। देखो सीधी जो श्रृंखला 5 कार्बन हमने सीधा चेन में, एक सीधी चेन में लिख लिए हैं और इनकी ऐसे बना दिया, इसको N पेंटेन बोलेंगे। फिर दूसरा जो हमारा है, एक कार्बन को, 4 कार्बन को तो हम सीधे रख लेंगे और एक कार्बन को जो है दाएं या बाएं तरफ से दूसरे नंबर वाले कार्बन पे अटैच कर देंगे और ये शाखाओं वाला बन जाएगा, तो इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। और तीसरा जो है, 3 कार्बन को तो सीधी श्रृंखला में रखेंगे और 2 जो कार्बन है उन बीच वाले कार्बन के साथ ऊपर नीचे उसकी शाखा बना देंगे, अटैच कर देंगे, तो ये हमारा नियोपेंटेन हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समावयव वाला पेंटेन या ब्यूटेन के। ये हमारे सिलेबस में पेंटेन और ब्यूटेन के ही हैं, तो आपको ये अच्छे से कर लेने हैं और बिल्कुल ईजी है। अगला ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगला देखिए, कार्बन व उसके यौगिकों का अनुप्रयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि जो कार्बन व उसके यौगिक हैं उसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, जो ज़्यादा ऊष्मा देता है, और इनका भंडारण परिवहन भी आसान होता है और ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनका उपयोग क्या करते हैं? ईंधन के रूप में ज़्यादातर करते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन। अब हमारा जो है जीव विज्ञान है वो सेक्शन C स्टार्ट हो गया है, 21 नंबर का है। स्वपोषी
सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके परिवर्तित करते हैं, किस में कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, उसमें बदल देते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां है, यदि आहार श्रृंखला में घास, कीट, मेंढक और सांप है तो सांप का पोषक स्तर कौन सा है। देखिए आप इसको घास का जो होगा हमारा पहला पोषक स्तर होता है। जो भी उत्पादक होता है, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे घास हो, पहले पोषक स्तर पे आ जाते हैं। घास को खाने वाले कीट हैं तो कीट जो है दूसरे स्तर पे आ जाएंगे, और कीट को खाने वाला मेंढक है, मेंढक तृतीय स्तर पे आ जाएगा, और मेंढक को खाने वाला सांप है तो ये चौथे स्तर पे आ जाएगा। तो आप इसका आंसर चतुर्थ पोषक स्तर का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है, पेंसिल उठाने की क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग से किया जाता है। ये देखिए, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन देखिए इन्होंने पूछा है पेंसिल को उठाना, तो ये मस्तिष्क के भाग से पूछे गए। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ये कार्य जो अनुमस्तिष्क भी करता है, लेकिन वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो हम यहाँ आंसर जो सी ऑप्शन पे टिक करेंगे, तो सी ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर है पश्च मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क का भाग पूछा गया है। वैसे तो अनुमस्तिष्क भी इसका आंसर है, लेकिन यहाँ हम पश्च मस्तिष्क को टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, 20वें का सी ऑप्शन, पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। साइटोकाइनिन है। और वृषण उदर गुहा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पादप हार्मोन वाला है, ये वृषण वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग आया ही है हर बार और बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या होता है, जो वृषण कोष का तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 3 या 4 डिग्री कम होता है। और ये किस लिए ज़रूरी है, बाहर क्यों है, शुक्राणु उत्पादन करने के लिए, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए तापमान 37 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी शुक्राणु का उत्पादन होगा। इसलिए जो वृषण कोष है वो उदर गुहा से बाहर है। तो ये अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये नहीं है, सिलेबस में नहीं है, 2 नंबर में है। अगला देखिए, ये गोभी वाला भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अवटु ग्रंथि वाला भी, ये हार्मोन वाले तो आप रट के घोट के पी जाओ इनको, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अवटु ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है। और इसके कार्य क्या है, इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसके उपापचय मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करता है। और वो कंट्रोल होगा तो ही हमारी जो शरीर की वृद्धि है वो अच्छी ठीक ढंग से होएगी, उसका संतुलन बना रहेगा। तो ये इसका हमारा अवटु ग्रंथि का हो गया। थायराइड ग्रंथि होता है इसका इंग्लिश में। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए चित्र देखिए, ये भी बिल्कुल इजी है, आपके प्रैक्टिकल में भी है ये, और बिल्कुल आसान है। तो किसी भी पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ियाँ और बाह्य दल। तो देखिए पुंकेसर को देखिए, पुंकेसर जो है, पुंकेसर के 2 भाग हैं, एक परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, एक तंतु है जिससे परागकोश जुड़ा होता है, और ये तंतु क्या करता है, परागकोश को नीचे तक इसको जोड़ता है। फिर दूसरा भाग जो है वो है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। देखिए सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, जो मोटा बाहर उभरा हुआ चिपचिपा भाग होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, इस पर परागकण आकर गिरते हैं। और वर्तिका है, वर्तिका क्या करती है, वर्तिका जो है ये जब पराग नलिका बनती है तो पराग नलिका को नीचे अंडाशय तक पहुंचाती है। पराग नलिका में युग्मक भी होता है, नर युग्मक, उसको लेकर यहाँ आती है। और नीचे देखिए अंडाशय है, अंडाशय फूला हुआ मोटा उभरा हुआ भाग है, इसमें बीजांड होते हैं, बीजांड से बीज बनते हैं, और जो अंडाशय है उससे फल बनता है। जो तीसरा भाग है हमारा पंखुड़ियाँ हैं, ये दल भी बोलते हैं इसको, ये कीटों को आकर्षित करता है, जो परागण में सहायता करता है। चौथा भाग जो हमारा बाह्य दल है, ये कली की सुरक्षा करता है, ये हरे रंग का होता है। तो इस तरह से आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का ये डायग्राम है, वैसे तो 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 या 3 में, लेकिन यहाँ 4 में पूछा गया है। तो आप अच्छे से नामांकन करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला देखना, ये 4 नंबर का था। अब जो है इसका दूसरा भाग जो है, एकलिंगी उभयलिंगी, ये 2 नंबर में है, इसमें अंतर बताना है। एकलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, वो पुष्प जिनमें दोनों जननांग उपस्थित हों, दोनों में से एक उपस्थित हो, पुंकेसर या स्त्रीकेसर हो, जैसे कि पपीता, तरबूज। उभय माने दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, जिसमें दोनों जननांग हो, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, उसे उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जिसमें
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पादपों में वहन तंत्र के क्या घटक हैं। वहन तंत्र के घटक देखिए 2 और 4 में पूछा गया है, 2 नंबर का है। वहन तंत्र के घटक है जाइलम फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पानी और खनिज लवण को सभी भागों तक मिट्टी से लेकर जड़ों द्वारा लेकर और सभी भागों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम है, पत्तियों में जो भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में, उसको भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये 2 नंबर में आ जाएगा। 4 नंबर में अगला देखिए, 4 नंबर में है पादपों में खनिज व जल का वहन कैसे होता है, यानी पौधे जो है पानी और खनिज लवण को ऊपर कैसे लेके जाते हैं। ये देखिए, इसका पादपों में जल और खनिज लवण का जो वहन है जाइलम द्वारा होता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों, पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर एक जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाते हैं। बीच में कोई गैप नहीं होता, सतत मतलब होता निरंतर जाल बनाते हैं जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है, सभी भागों से जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं जो है मृदा से जो है उसके मृदा के संपर्क में होती है, तो मृदा से वो पानी को अवशोषित कर लेती हैं और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। जब आयन अंदर आ जाते हैं तो एक उनके मिट्टी के बीच में और जड़ के बीच में एक आयन सांद्रण उत्पन्न हो जाता है। उस आयन सांद्रण को समाप्त करने के लिए जो है पानी को अंदर आना ही पड़ेगा और इस तरह से जल जड़ से पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है। फिर जाइलम क्या करता है, ऊपर सभी भागों तक पहुंचा देता है। इसमें वाष्पोत्सर्जन का भी रोल होता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या, जड़ें हैं जो मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित कर लेंगी। जाइलम क्या करेगा, पानी और खनिज लवण को जड़ों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचा देगा। वाष्पीकरण होगा जब रंध्रों से पत्ती में जो रंध्र होते हैं उनसे जो पानी है वाष्प के रूप में निकलता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन होता है और वाष्पीकरण द्वारा ये प्रक्रम होता है। जैसे ही पानी बाहर निकल जाता है भाप के रूप में, तो एक चूषण बल जो है उत्पन्न होता है, जिससे निरंतर जो है चूषण बल हो जाएगा। वो क्या करता है, फिर इससे जाइलम क्या करता है, निरंतर पानी को उसको ऊपर खींचता है, उसमें खनिज लवण भी आ जाते हैं। अगर ये चूषण उत्पन्न ना हो, वाष्पोत्सर्जन ना हो, तो ये पानी जो है जड़ों से ऊपर पौधे में नहीं आएगा। और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों में जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। जड़ों से जाइलम जल और खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो वाष्पोत्सर्जन पानी और खनिज लवण के वहन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अथवा में या तो आप ये 2 भाग कर सकते हैं। एक तो ये था हमारा जो पादपों में वहन तंत्र के घटक, और ये पादपों में खनिज और जल का वहन कैसे होता है, या आप ये लसिका क्या है, इसका वहन किस प्रकार होता है, इसके क्या कार्य हैं, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लसिका वाला देख लीजिए। लसिका क्या होता है, केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। यानी कि जब जो धमनी रुधिर लेके आती है और जब उसको जाना होता है, तो रुधिर धमनी और जो शिराएं उनके बीच में एक जाल सा बनता है, जो केशिकाएं होती हैं। और इसमें जब वो रुधिर धमनी में से रुधिर इसमें जाता है, तो रुधिर में से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, कुछ जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो निकल कर ऊतक में जगह होती है वहाँ पर आ जाते हैं। और जब ऊतक में आ जाता है तो तब उसको बोलते हैं ये लसिका, ऊतक तरल या लसिका निर्माण हो जाता है उसका। और ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, बस इसका रंग जो है रंगहीन होता है, थोड़ा थोड़ा पीला भी होता है। और जो हमारा रक्त है उसका रंग लाल होता है आरबीसी के कारण, और उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और हमारे इसमें लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, क्योंकि जो छिद्र होते हैं उसमें छोटे छोटे प्रोटीन नहीं निकल पाते, बड़े वाले प्रोटीन नहीं निकल पाते, इसलिए इसमें मात्रा कम रह जाती है और रुधिर में ज़्यादा मात्रा होती है। फिर इसका वहन कैसा होता है, लसिका जो अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, वहाँ से वो ऊतकों में तो बन गया, वहाँ से वो कहाँ जाएगा, लसिका केशिकाओं में जाएगा। और फिर वो लसिका केशिकाएं यहाँ आपस में जुड़कर बड़ी लसिका वाहिका बना लेते हैं, और ये अंत में बाद में फिर बड़ी शिरा में खुल जाती हैं। यानी धमनी से ये केशिकाओं में आया, वहाँ लसिका बना, लसिका बनने के बाद वो वहाँ से लसिका वाहिकाओं में गया, बड़ी वाहिका आया, फिर वो शिरा में खुल गया। तो ऐसे ये चला जाता है। तो इसका काम क्या है, पचा हुआ भोजन है और जो शुद्रांतर द्वारा अवशोषित वसा है उसके वहन करने में सहायता करता है। और जो अतिरिक्त तरल होता है उसको भी ये बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस से रुधिर में भेज देता है। तो ये हमारा जो है लसिका के कार्य 6 नंबर में आया हुआ है।
लेकिन ज़्यादा बड़ा अपने उसमें है नहीं बुक में, तो इतना ही है इसमें। तो भाई आज हमारा ये 2020 का सेट सी कंप्लीट हो गया है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। और भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।